हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं अंकित खासा आपका बायोलॉजी टीचर एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। इवोल्यूशन जो एक चैप्टर है हमारा बायोलॉजी के अंदर, 12th बायोलॉजी के अंदर आता है। उसके अंदर हम ह्यूमन इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये दो चीजों को कंबाइन करके एक छोटा सा टॉपिक बनाएंगे। 25 से 30 मिनट की ये वीडियो हमारी रहने वाली है, जिसके अंदर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। साथ में दो या चार थ्योरी हम पढ़ेंगे जो ओरिजिन पर है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी। तो बेटा नीट की रिगार्डिंग और बीएससी नर्सिंग, जेई, इन सभी चीजों के लिए, और फिर आपका जो सीबीएसई एचबीएससी स्टेट बोर्ड की जो तैयारी आप बच्चे कर रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम कंसेप्चुअल वीडियो डालते हैं। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, आप इस तरीके से भूलेंगे नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, अब सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि इवोल्यूशन होता क्या है और फायदे क्या है इवोल्यूशन के, और अगर इवोल्यूशन ना हो तो फिर क्या हो जाएगा। इवोल्यूशन होता है बेटा जब स्पीसीज अपने आप ने अपग्रेड कर लेती है ना। जैसे हर साल नई मॉडल आती है बेटा, आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं उनके हर साल अपग्रेडेड वर्जन आते हैं। आप जो मोबाइल फोन स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका अपडेट आता रहता है। वैसे ही नेचर भी अपडेट करती है अपने आप को। तो नेचर अपडेट करेगी तो सराउंडिंग की जो चीजें है ना वो बदल जाती है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो फिर हमें भी चेंज होना पड़ेगा। जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है ना अर्थ पे, उनको भी इवोल्व होना पड़ता है। अगर इवोल्व नहीं हुई, अपग्रेड नहीं हुए, तो फिर क्या है, प्रोमिनेंट रह जाएंगे। और फिर वो क्या बेटा, वो फिर नेचर उसको डिनाई कर देती है, एग्जिस्ट नहीं कर पाते, फिर हम एक्सटिंक्ट होने का खतरा रहता है। तो नेचर के हिसाब से अपग्रेड होना पड़ता है। उस अपग्रेड होने को ही इवोल्यूशन बोलते हैं, कि हम इवोल्व हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम ह्यूमंस की बात करें कि ऐसा ही नहीं कि आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले जब धरती बनी होगी तब भी ऐसे ही इंसान रहते होंगे, पैंट शर्ट दबा कर, टाई वाई लगा के और स्मार्टफोन यूज करते होंगे। बहुत कुछ चेंज होता हुआ आया है बेटा। ह्यूमंस जो आप देख पा रहे हैं थोड़े से साल पहले ही आए हैं बस। जब से धरती बनी है और आज तक का अगर सफर देखें तो उस टाइम पीरियड में अगर ह्यूमंस का टाइम देखें ना, बहुत ही थोड़ा है, बिल्कुल चींटी के बराबर टोटल लाइफ की अगर देखें, अर्थ की जो लाइफ उसमें। तो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन स्टार्ट होता है ना होमिनिड लाइक स्ट्रक्चर्स का, यानी कि होमो एक वर्ड हम पढ़ते हैं बेटा जिसको हम रिलेट करते हैं ह्यूमन से, रेफर टू द मेंबर ऑफ द ह्यूमन फैमिली। होमिनिड क्या है, ह्यूमन लाइक। होमिनिडियाई, ये इस फैमिली के अंदर हम आते हैं बेटा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज फ्रॉम द पॉइंट वेयर ह्यूमन लाइन्स स्प्लिट फ्रॉम एप्स टुवर्ड प्रेजेंट डे ऑफ ह्यूमन। तो होमिनिडियाई जो है ना बेटा, ये एक ऐसी क्लास है जहां से, एक ऐसा ऑर्डर है जहां से स्प्लिट हो गए बेटा, एक तरफ तो एप्स और एक तरफ दूसरी तरफ बेटा ह्यूमन, ह्यूमंस। यानी कि यहां तक क्या दोनों एक जैसे ही हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज जहां से एप्स अलग हो गए, चिंपैंजी अलग हो गए, ह्यूमंस अलग हो गए, वो सारी चीज आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। हैबिचुअल बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन क्या बेटा, बाई का मतलब होता है दो, और पेडल का मतलब होता है बेटा लेग्स। जब दो पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट ऑन टू लेग्स। आप देखते हैं हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम एनिमल्स, मैमल्स की अगर बात करें, या फिर रेप्टाइल्स तक जाएं, एम्फीबियंस तक जाते हैं, तो वहां तक भी क्या है, टेट्रापेडल मोशन है बेटा। टेट्रापेडल मोशन का मतलब क्या है, चार पैरों पर चलने वाले हैं मैक्सिमम। दो पैरों पर चलने वाले एक ह्यूमन की ऐसी स्पीसीज है जो दो पैरों पर चलती है। तो ये क्या है, बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट हुई, वहीं से क्या है, होमिनिड, यहीं से होमिनिड बनना स्टार्ट हो गए, ह्यूमंस स्टार्ट हो गए थे।
अपराइट पोजीशन, सीधा खड़ा रहना स्टार्ट कर दिया। ब्रेन साइज जो है ना वो बढ़ गया। देखो वुमेन्स में जो इवोल्यूशन हुआ उसमें क्या क्या चीजें बढ़ी हैं। सबसे पहले तो हमने दो पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेट सीधा खड़ा रहना स्टार्ट कर दिया हमने। क्रेनियम का साइज, जो दिमाग का साइज बोलते हैं ना, ब्रेन का साइज, वो एनलार्ज हो गया, बढ़ गया, लार्ज ब्रेन हो गया बेटा। दैट लीड्स टू द टूल यूज लैंग्वेज एंड कल्चरल करेक्टराइज होमिनिड्स। यानी कि बेटा हमने क्या है, टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया, भाषा का यूज करना शुरू कर दिया और कल्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, सभ्यताएं बसाना शुरू कर दिया। अब आप देखते हैं हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, लैंग्वेज किसी के पास भी नहीं है। कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज हमारे पास है वो लैंग्वेज किसी भी दूसरी स्पीसीज के पास नहीं है। तो सबसे अपग्रेडेड चीज जो है ह्यूमंस के अंदर क्या है, क्रेनियम का साइज बढ़ा, ब्रेन का साइज बढ़ा, जिससे कम्युनिकेशन करने के लिए हमने क्या बना ली, लैंग्वेज बना ली। मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये एक माध्यम है बेटा कम्युनिकेट करने का, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो ये ह्यूमंस के अंदर ही डेवलपमेंट हुई थी, उन्हीं के अंदर ये चीजें मिलती हैं। कल्चर, सभ्यता हमारे अंदर ही पाई जाती, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी को, लेकिन सभ्यताएं जो हमने बनाई हैं, जिन्हें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है या फिर भी हमने एक्सेप्ट कर रखा उनको, तो कल्चर हमने स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते बेटा आज के टाइम का, द प्रिकॉशर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। आज का जो ह्यूमन बींग है ना, अपीयर्ड लेट इन अर्थ हिस्ट्री। ह्यूमंस जो है ना, सबसे पहले कुछ अगर स्टार्टिंग में हम देखें, जो अर्ली ह्यूमंस था, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती थी, इस तरह की पोजीशन थी हमारी। द अर्लीस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, या फिर जिसको होमिनिड्स बोलते हैं, डाइवर्स्ड फ्रॉम एप्स अबाउट 8 मिलियन ईयर्स एगो। 8 मिलियन ईयर एगो हम क्या बेटा, एप से डाइवर्स हो गए थे। जो आज के टाइम पर एप्स देखते हैं ना हम, जो एप्स होते हैं, उनसे अलग ह्यूमन की तरफ जो हमारा रेसिस स्टार्ट हो गया था ना, जो ट्रेन हमारे जो स्पेसिएशन होना स्टार्ट हुआ था, वो कब हुआ था? आज से 8 मिलियन यानी कि 80 लाख साल पहले हमने क्या है, एप से अलग स्पीसीज बनना स्टार्ट हो गई थी हमारी। एप्स में और हमारे में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट यूरोपियन अप्रोक्स कितने बेटा, 7,80,000 7,80,000 ईयर एगो अपीयर हुए थे पहले यूरोपियंस, जो एप से अलग थे। एप्स लाइक जो स्ट्रक्चर थी उनसे जो अलग होना स्टार्ट हुआ था, वो एस्टिमेटेड 8 मिलियन बोला है, एक्यूरेटली लगभग 7,80,000 ईयर्स एगो बनना स्टार्ट हुए थे। अब इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं इवोल्यूशन जो हुआ ना अर्थ के ऊपर, तो लाइफ कहां से बनना स्टार्ट हुई। अब कहां से हम ये चीजें तो हम पढ़ लेते हैं कि बेटा हमारी स्पीसीज इससे डेवलप हुई, ये तो एवोल्यूशन है, नेचर का सिलेक्शन है, कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर सिलेक्ट करती है कुछ चीजों को, सिलेक्टेड चीजें रह जाती है इन्वायरमेंट में, जो अडेप्टेशन कर लेते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, वो रह जाते हैं, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारी स्पीसीज हम देखते हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई है, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, या फिर कुछ वैसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी एक्सटिंक्ट होते हैं। डायनासोर का ये अच्छा एग्जांपल है, जो नेचुरल सिलेक्शन में नहीं, डिजास्टर की वजह से एक्सटिंक्ट हुए थे। लेकिन ये अगर मैं बात करूं सबसे पहली जो लाइफ थी ना, वो कहां से आई, ओरिजिन कहां से हुआ लाइफ का, उसके ऊपर कुछ थ्योरी पढ़ते हैं बेटा हम, जिसमें सबसे पहली थ्योरी हमारी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है बेटा ये, और कई सालों तक यूरोप के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस थ्योरी रही है। इतनी ज्यादा फेमस थ्योरी रही, इसके लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते थे। अगर कोई डिनाई करता था ना इस चीज को कि नहीं ये बकवास है, ये थ्योरी ऐसी नहीं हो सकती, ये झूठ है, ऐसा कुछ बोलने पर एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते थे। इतनी ज्यादा इस थ्योरी का जो ना इम्पैक्ट रहा है यूरोप के अंदर। ये थ्योरी दी किसने थी बेटा, फादर शुरेंस ने दी थी। और कब तक, 1548 से 1671 तक जो है ना, ये काफी इफेक्टिव थ्योरी रही है उस टाइम के बीच में, ये काफी इफेक्ट इसका रहा है यूरोप के अंदर। देखो एक चीज होती है, जो धर्म होता है ना, जो धर्म है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज है ना, वो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली होती है, वो हमारी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ जुड़ी हुई चीज होती है, और वो इतनी ज्यादा अपग्रेड होती, इतनी ज्यादा जो है ना रियलिस्टिक हमें लगने लगती है। बहुत सारी सभ्यताओं में ऐसा देखने को मिला है कि जो
इथिकल से जुड़ी हुई, जो आध्यात्म से, धर्म से जुड़ी हुई चीजें होती है ना, उनको हम ज्यादा सीरियस लेते हैं, बिना समझे भी हम उसको जो है ना, उन मान्यताओं को सिर्फ बिलीफ के ऊपर मानना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं पर जाकर गड़बड़ स्टार्ट होती है। किसी भी चीज को अगर हमने जानना है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको एक्सप्लोर करो। जानना सबसे अच्छी चीज है। इसी इसी से बना ना साइंस, टू नो। साइंस का मतलब ही क्या, टू नो। लेकिन साइंस और बिलीफ दो अलग रास्ते हैं। अगर हम बिलीफ पर जाते हैं ना, तो साइंस पर नहीं जा सकते, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर साइंस पर जाते हैं तो बिलीफ को हमने छोड़ना पड़ता है। तो ये थ्योरी टोटल 100% किस चीज पर थी बेटा, बिलीफ के अंदर थी, बिलीफ के ऊपर थी, बिलीफ के ऊपर है बेटा ये। इस थ्योरी में क्या कहा गया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ वर क्रिएटेड बाय ए डिवाइन पावर। आ गया ना यही, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा। तो ये क्या है, डिवाइन पावर से क्रिएट हुआ सब कुछ, ऐसा था। ही बिलीव्ड दैट यूनिवर्स वाज क्रिएटेड इन 6 days। देखो कितनी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसका क्या मानना था, देखो अगर मैं ये बात कहूं, हमारी धरती पर इतने मिलियंस ऑफ टाइप्स स्पीसीज हैं, इनको बनाने में सिर्फ 6 दिन का टाइम लगा हुआ क्या। तो अगर लॉजिकली सोच कर देखें ना, एक छोटी सी चीज को भी क्रिएट करने में कितने साल लग जाते हैं हमें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे चुटकी बजाएं और सब कुछ एकदम से क्रिएट हो जाए। अगर डिवाइन पावर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो फिर उसको 6 दिन भी नहीं लगेंगे, उसको 6 सेकंड भी नहीं लगेंगी, ऐसे करते ही बन जाएगा। तो उसको 6 दिन किस चीज में लगे, तो 6 दिन का टाइम उसको लगा, एस्टिमेटेड इसमें बताया गया है। प्योरली ए मिथोलॉजिकल बिलीफ, मैंने ये बोला था ना बेटा, ये बिलीफ के ऊपर है 100%। फॉलोड अंटिल मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है ना, ये काफी फेमस रही है बेटा। 1771, 1548 से 1771 के का टाइम पीरियड किसका था, फादर सुरेज का। और ये जो थ्योरी चली है, ये मिड 19 तक बहुत फेमस हुई है। अब इसने बोला क्या था कि जो अर्थ है ना हमारी, सॉरी, जो लाइफ है, वो कितने दिन में, 6 days में बनी है। और कितने दिन पहले बनी है, आज से लगभग 4000 साल पहले ही, आज से 4000 साल पहले हमारी अर्थ बनी है। और किसने बनाई है, एक डिवाइन पावर है, भगवान, जिसको गॉड जिसको बोलते हैं वो, कि उसने क्या है, 6 दिन के अंदर पूरी की पूरी अर्थ को बना दिया, सारे के सारी स्पीसीज को बना दिया यहाँ पर। लेकिन इसके बेटा कुछ एक्सेप्शंस जब आना स्टार्ट हुए ना, तो लोगों ने इस मिथ के ऊपर, ये जो मिथोलॉजिकल बिलीफ है, इसके इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट की। जैसे लोगों ने बोला कि हमने जो डायनासोर है ना, उनके जो एविडेंस मिले हैं, अगर कार्बन डेटिंग से देखें तो लगभग 66 मिलियन ईयर एगो वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। और लगभग 200 या 260 से भी ज्यादा मिलियंस ईयर एगो उनकी काफी अच्छी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। तो इतने पुराने टाइम तक के एविडेंस आए कहां से। अब ये तो एक एविडेंस है डायनासोर का, ऐसे सिर्फ बहुत सारे एविडेंसेस हैं, फोजाइल्स हैं, जो 4000 से तो बहुत पुराने पुराने टाइम तक के हैं एविडेंसेस। तो इसने क्या बोला, या फिर इसके जो फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने बोला कि जो ये एविडेंस है ना, ये गॉड ने अर्थ के अंदर छुपाए हैं, हमारा बिलीफ टेस्ट करने के लिए कि भगवान पर उनको भरोसा है या इन एविडेंस के ऊपर भरोसा है। तो ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशंस उन्होंने दी थी कि बिलीफ रखो, बस भगवान का मानना है कि बस तुम मेरे पर भरोसा रखो, ये तुम्हारा भरोसा टेस्ट करने के लिए मैंने इतने पुराने एविडेंस वहां पर दबाए हैं। अगर इतने पुराने एविडेंस उसने वहां पर दबाए तो फिर कभी तो रहे होंगे ना, कभी तो रहे होंगे ना। तो ये दूसरी थ्योरी कौन सी है, ये थ्योरी तभी फेल हो चुकी थी, इसका आज के टाइम पर कोई नहीं मानता फर्स्ट थ्योरी को। सेकंड थ्योरी बेटा कॉस्मोजोइक थ्योरी हो, या फिर इसको बोलते हैं पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया एक ऐसी टर्म है, ये काफी लॉजिकल थ्योरी है, लेकिन इसके एविडेंसेस नहीं है अभी हमारे पास। पेंसपर्मिया का मतलब होता है कि जो यूनिवर्स है ना, इसमें हमारी अर्थ के अलावा दूसरी जगह पर भी, इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ पॉसिबल है। जैसे बिग बैंग के बाद हमारी अर्थ पर पॉसिबिलिटी हुई, तो ऐसी पॉसिबिलिटी और भी अलग अलग जगह पर हो सकती हैं। तो हो सकता कहीं और भी लाइफ पॉसिबल हो, वहां से कुछ स्पोर जो है ना, कुछ स्पोर हमारी अर्थ पर आए होंगे मेट्रोइड्स के साथ में,
उससे लाइफ पॉसिबल है, उसको बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर कॉस्मोस इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस स्पोर। स्पोर की फॉर्म में क्या बेटा, हमारी अर्थ पर स्पोर आए हैं। रेजिस्टेंस स्पोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड कॉस्मोजोआ। और उन स्पोर को क्या बोला है, जो मेट्रोइड्स के साथ हमारी अर्थ पर आए हैं, कॉस्मोजोआ। स्पोर विद कॉस्मिक डस्ट might have reached the earth accidentally from other planets of the universe। किसी दूसरे प्लेनेट से क्या है, जो कॉस्मिक डस्ट था ना, कॉस्मिक डस्ट क्या, यूनिवर्स में फैले हुए जो मेट्रोइड्स हैं उनके डस्ट को बोलते हैं कॉस्मिक डस्ट, इसलिए थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक बोलते हैं इसको। तो वो कॉस्मोजोआ जो थे, जो स्पोर थे, उस डस्ट के साथ हमारी अर्थ पर एक्सीडेंटली पहुंचा। देखो एक चीज तो फाइनल है, एक चीज तो पक्का है, जो मेटल था ना हमारी अर्थ पर, जो मेटल आया है वो यूनिवर्स से ही आया है। हमारी अर्थ पर इनिशियल टाइम पर कुछ गैसेस थी, बस जो ये मेटल आया है ये सारा का सारा मेट्रोइड की फॉर्म में ही आया है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि और कुछ फिर जो मून के ऊपर जो मिट्टी है या जो रॉक साल्ट है, जो रॉक पार्टिकल्स हैं, वो हमारी अर्थ से रिजेंबल करते हैं। इसका मतलब कुछ पार्टिकल वहां भी हैं, यहाँ भी है, सिमिलर हैं। तो जो मेट्रोइड्स आए होंगे वो वहां पर भी रहे हैं, यहाँ पर भी रहे हैं। तो ये तो मानना कि ये तो आया है हमारी अर्थ पर स्पेस से। तो इसके साथ में हो सकता है, इस डस्ट के साथ में कुछ हमारी अर्थ पर स्पोर भी आ गए होंगे, हमारे यूनिवर्स में कुछ स्पोर भी इसके साथ में आए होंगे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए ये थ्योरी इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं रही। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। तीसरी जो थ्योरी है बेटा लाइफ ऑफ पॉसिबल की, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये भी अच्छी थ्योरी है, लेकिन इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन इसको भी कोई नहीं मानता। इसमें क्या बोला गया बेटा, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, इट एक्सप्लेन दैट द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। नॉन लिविंग सब्सटेंस जैसे वोम्स कहां से बने, मैन्योर से। इंसेक्ट जो है वो रोटन, स्लाइम, ड्राई वुड्स, स्वेट से, मीट से, इनसे। फ्रॉग और सैलमेंडर्स हैं जो, वो कहां से, स्लाइम से। टोड्स है, स्नेक है, माइस है, वो कहां से, मड ऑफ नील से, यहां से बनी है। तो ये सारी की सारी मान्यताएं थी इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी में क्या था बेटा, इसमें अरिस्टोटल, थेल्स, प्लूटो, वोन हेलमंड बिलीव ए बायोजेनेसिस थ्योरी अंटिल 17th सेंचुरी। ये सारे के सारे इस थ्योरी को मानते थे। एरिस्टोटल से लेकर, थेलिस से लेकर, प्लूटो है, वोन हेलमंड है, ये सारे क्या मानते थे बेटा, इनका मानना था कि जो एबायोटिक सब्सटेंस है ना, जैसे नील नदी की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से क्या बन जाते हैं, फ्रॉग, क्रोकोडाइल डेवलप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली क्या है, उससे डेवलप हो जाते हैं। ये कैसे डेवलप होंगे, जो सनलाइट है उसके साथ में ये जो मड है, इससे डायरेक्ट लाइक स्पॉन्टेनियस अचानक से, एकदम से। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, देखिए इसमें क्या है, जो फ्रांसिस रेड्डी है या फिर स्पेलेंजेनी एंड लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव्ड एबायोजेनेसिस थ्योरी। इन तीनों साइंटिस्ट ने जो है ना, मेनली लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को क्या किया था, डिसअप्रूव्ड कर दिया था। डिसप्रूव्ड कैसे किया इन्होंने वो भी बताएंगे, लेकिन इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देने के लिए इनमें से जो हमारे वोन हेलमंड आते हैं ना, इन्होंने एक इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी थी। इन्होंने क्या किया, जो मड थी ना नील रिवर की, इसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स को रखा, जैसे ईस्ट पाउडर को रख दिया, और उसको क्या है, रिवर की मड में डालकर और वहां पर रख दिया। और कुछ दिनों के बाद उसके अंदर क्या है, एक जो माइस है ना, उसके छोटे छोटे जो बेबी हैं वो वहां पर उसको मिले। तो इसने बोला कि इसी मड से डेवलप हुए हैं। लेकिन अगर लॉजिकली सोचें तो उसके अंदर फूड भी था, अच्छा इन्वायरमेंट भी था, तो वहां पर किसी जो प्रेग्नेंट माइस होगी उसने बच्चों को बर्थ दिया होगा, ये लॉजिकली है। लेकिन उसका उनका मानना नहीं था, उनकी एक्सप्लेनेशन थी ये मिट्टी से डेवलप हुए हैं। तो इनको फिर डिनाई किया किसने, लुइस पास्चर ने, और फिर अपनी एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब ये जो स्वान ट्यूब है ना, इसकी हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने 2 ट्यूब ली थी, इस तरह की ट्यूब। इसके अंदर क्या, इसको पहले तो इसको गर्म किया,
न्यूट्रिशन डाला इसमें, फूड डाला, और कोई बैक्टीरिया इसमें ना रह जाए, इसलिए उनको मारने के लिए इसको क्या है, गर्म कर दिया, हीट अप कर दिया, हीट किल्ड कर दिया सभी माइक्रोब्स को, ताकि कोई भी एक भी माइक्रोब इसमें ना रहे। और फिर जैसे ही यहाँ पर वाटर कंडेंस हुआ ना, तो यहाँ से इन्वायरमेंट का एक्सेस इसमें नहीं रहा, और इस ट्यूब को ऐसे रख दिया। एक और ट्यूब ली, उसको भी ऐसे ही हीट किल्ड किया, सेम ऐसे ही, लेकिन उस ट्यूब को यहाँ से ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया उसने, उसके अंदर डायरेक्ट इन्वायरमेंट का एक्सेस हो गया। अब इस ट्यूब के अंदर तो कोई भी लाइफ नहीं ओरिजिनेट हुई, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर गए। अब ऐसा कैसे हुआ, दोनों के अंदर फूड पार्टिकल था, कोई भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता नहीं था। इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल एक्सेस नहीं है, इसके अंदर इन्वायरमेंटल एक्सेस है। तो यहाँ पर तो बैक्टीरिया बाहर से इन्वायरमेंट से आए होंगे फूड के लिए, यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्सेस नहीं था। तो ये एक्सपेरिमेंट था बेटा, जिसमें उसने बताया कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिसअप्रूव्ड है, कि लाइफ ऐसे ओरिजिनेट नहीं होती है। उसने अपनी जो थ्योरी दी वो क्या थी, बायोजेनेसिस थ्योरी थी। उसमें क्या बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। स्वान नेक्स इसका एक्सपेरिमेंट था। तो इसने क्या बताया कि पहले जो एग्जिस्ट है ना इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स है, जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंट में कुछ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे, वहीं से नई लाइफ पॉसिबल हुई है। तो लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, और ये थ्योरी ठीक भी है। हम जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से ही तो आए हैं, वो उनके प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से आए हैं। लेकिन इसमें एक गड़बड़ क्या हो गई, इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए जो सबसे पहली लाइफ होगी, जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होगा, वो कहां से आया। आपने बोला प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है ना, सबसे पहला कहां से आया होगा ये बताइए। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं थी, इसलिए इस थ्योरी को भी डिसअप्रूव्ड मान लिया गया। इसके बाद जो अगली थ्योरी आई है वो बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है ना। देखिए थ्योरी आती रहती है, इवोल्यूशन होता रहता है, क्रेनियम का साइज हमारा बढ़ता है, नई नई चीजों को हम डिस्कवर करते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना, वो कौन सी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाली बेटा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाली है। अब इसमें क्या बताया, इस थ्योरी को इस थ्योरी को दिया था बेटा ओप्रिन और एल्डेन ने। ओप्रिन एल्डेन थ्योरी बोलते हैं। द थ्योरी इज प्रीमोर्डियल लाइफ ऑन अर्थ वाज एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो प्रीमोर्डियल लाइफ है ना, वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स इवोल्व्स spontaneous from inorganic matter as a result in the formative action of physical force like electric charge, ultraviolet radiation, radiations of radioactive elements। इन सभी चीजों की हेल्प से क्या बेटा, कुछ ऐसे फिजिकल फोर्स एक्शन हुए हैं अर्थ के ऊपर, काफी सारी एनर्जी अर्थ के ऊपर थी, जिससे इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से जो अर्थ पर स्टॉर्म्स आए हैं, थंडर स्टॉर्म्स आए हैं, लाइटनिंग हुई है। तो कुछ फोर्स ऐसे थे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइटनिंग से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पर आती थी, ओजोन नहीं होती थी उस टाइम पर, ऑक्सीजन नहीं थी, या फिर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमारी अर्थ पर थे, उनकी जो रेडिएशन रिलीज हुई है ना, उनसे, इन कुछ फोर्सेस की हेल्प से क्या है, जो हमारी अर्थ के ऊपर अचानक से कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो था ना बेटा, सॉरी इनऑर्गेनिक जो मैटर था, उससे किसी चीज में है हमारे अर्थ पर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं। दिस थ्योरी वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय डार्विन, एल्डेन, ओप्रिन, उरे एंड मिलर। इन सभी ने इसको सपोर्ट किया था। मेनली इस थ्योरी को देने वाले कौन से थे, ओप्रिन और हेल्डेन। उरे और मिलर, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी के ऊपर देखने को मिलते हैं। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर जो इन्वायरमेंट था ना, कुछ गैसेस थी, जैसे मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, हाइड्रोजन थी, वाटर वेपर्स थी। इन सभी चीजों से क्या बना है, अमीनो एसिड बन सकते हैं, जैसे ग्लाइसिक एसिड, एस्पेटिक एसिड, इन्होंने बना के दिखाया था। कुछ छोटे मोटे कुछ मॉलिक्यूल्स बने थे। 18 डेज का एक्सपेरिमेंट था बेटा इनका, किनका, उरे और मिलर का। स्टैनली मिलर है, एच उरे है, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें मेन मिलर ही है। वैसे एक्चुअली मिलर जो इसका स्टूडेंट रहा था, इसका कोलीग था, इसका स्टूडेंट ही लगा लो। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट आते हैं इस थ्योरी के ऊपर।
तो ये इवोल्यूशन की थ्योरी थी बेटा। अब देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इंसान कैसे डेवलप हुआ है, ह्यूमन कैसे इवोल्व हुए है। ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन में देखें अगर हम, जो पैलोथेलिक एज है ना बेटा, उस एज के अंदर, यानी कि स्टोन एज भी बोलते हैं इसको हम, वो इस टाइम से इस टाइम तक चली है। कब से बेटा, ये हमारी आज से कितने ईसा पूर्व की बातें कर रहे हैं इसमें हम, 8000 साल पहले से लेकर और कितने तक बेटा, यहाँ पर 2.5 मिलियन ईयर एगो की हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें आज से 4 मिलियन ईयर एगो से लेकर 1 मिलियन ईयर एगो तक अलग टाइम पीरियड चला हमारा, फिर 1.5 मिलियन से 2.5 तक अलग, फिर हमारा 2 लाख से 2.5 लाख से लेकर 30,000 और 30,000 से 10,000 तक, इस अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग इवोल्यूशन हुए ह्यूमंस की, जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर स्टेज पहली अगर हम देखते हैं ना बेटा, देखिए इससे भी पहले अगर हम देखें 1.5 मिलियन ईयर एगो पर, आज से 1.5 मिलियन ईयर एगो एक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था बेटा, एक स्पीसीज थी, मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म था। हम एक और पेज ले लेते हैं बेटा इस पे, 1.5 मिलियंस ऑफ ईयर एगो, यहां पर क्या था, अर्थ के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता था जिसको बोलते थे बेटा ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस से लगभग लगभग अगर बात करें हम यहाँ पर 0.5 मिलियंस के आसपास एक और नया ऑर्गेनिज्म इससे डेवलप हुआ, एक नहीं दो, ड्रायोपिथेकस इवोल्व हुआ दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दो अलग अलग स्पीसीज इससे ब्रांच बनी, ब्रांचिंग डिसेंट का एग्जांपल है ये। अच्छा, इससे बना बेटा एक तो रामापिथेकस, एक इसके अंदर से डेवलप हुआ शिवापिथेकस। रामापिथेकस राम से रिलेट कर सकते हैं हम, शिवापिथेकस शिव से रिलेट कर सकते हैं, रामा और शिवापिथेकस। शिवापिथेकस जो ब्रांच थी ना, ये डेवलप होते होते आगे आज के जो मंकी है ना, ये जो चिंपैंजी है, चिंपैंजीज है, ये वो ट्रेन है, ये वो साइड है, ये वो ब्रांच है, इससे जो डेवलप हुए ना वो हुए बेटा ह्यूमन। तो ये दो अलग अलग स्पीसीज थी जिनसे आगे जाकर ब्रांच बनते चली गई और नई स्पीसीज आई। अगर मैं बात करूं रामापिथेकस के बाद, हमने ये ब्रांच नहीं पढ़नी शिवापिथेकस वाली, इसको डीपली स्टडी हम एमएससी तक करते हैं, हम ये पढ़ते बेटा। रामापिथेकस जो डेवलप हुआ था ना, रामापिथेकस से डेवलप हुआ था बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस से जो आगे स्पीसीज आई थी वो आई थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहां तक ये मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म ही था बेटा। ओ माय गॉड, ये जो था ना ये मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म ही था ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक। इसके बाद सबसे पहला होमिनिड बना था, फर्स्ट होमिनिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही बना था, जिसको आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं। कब बना था बेटा ये बना था आज से 4 मिलियन ईयर एगो, 4 मिलियंस ईयर एगो लगभग यहां पर, और 1 मिलियन तक आ जाते हैं हम लास्ट तक। ये ऑर्गेनिजम्स स्टे करता था हमारी अर्थ के ऊपर। क्या नाम था बेटा इसका नाम था बेटा होमो हैबिलस। कौन सा था ये, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डेवलप हुआ था। ये है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म था। उससे डेवलप कौन हुआ था, हमारा ये होमो हैबिलस फर्स्ट था जो होमिनिड, होमो हैबिलिस, hominids, any member of the family of two-legged primates that include all humans। ये फर्स्ट ऐसा होमिनिड था जिसने दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया था। चलता नहीं था, एक्यूरेटली नहीं चलता था बेटा, लेकिन दो पैरों पर कुछ टाइम कुछ दूरी तक चल सकता था। ये जैसे मंकी होते हैं ना, आज के टाइम पर भी बंदर दो पैरों पर चलना स्टार्ट कर देते कुछ दूरी तक, तो कुछ ऐसा ही ऑर्गेनिज्म था ये। ट्रूली टू बाइपेडल नहीं था ये, कुछ दूरी दो पैरों पर, कुछ दूरी चार पैरों पर भी, ऐसे मॉडरेट कह सकते हैं हम। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो टेट्रापेडल था ही।
तो ये बाईपेडल में आ गए थे, बाईपेडल। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस की अगर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म था बेटा, ये वेजिटेरियन था। वेजिटेरियन था बेटा, ये फूल पत्ते खाता था, फ्रूट्स को खाता था, मांसाहारी नहीं था। इसने टूल भी जनरेट करना स्टार्ट किए थे, टूल नहीं, इसने नहीं करे थे बेटा टूल। और इसके पास इसकी पूछी जाती है क्रेनियम कैपेसिटी, क्रेनियम कैपेसिटी सीसी जिसको बोलते हैं, क्रेनियम जो है ना हमारा ये स्कल, खोपड़ी, ब्रेन, इसकी कैपेसिटी पूछी जाती है। इसकी इसकी क्रेनियम कैपेसिटी थी बेटा 650 से 800 सीसी। 650 से 800 सीसी क्रेनियम कैपेसिटी, सी। तो ये इसकी क्रेनियम कैपेसिटी थी, बाई पेडल मोशन करता था ये। हाइट की अगर बात करें तो एवरेज 4 फीट इसकी एवरेज हाइट थी, 4 फीट के आसपास इसकी एवरेज हाइट होती थी। फल फूल पत्ते ये सब खाता था ये। इसके बाद जो अगला डेवलप हुआ ना बेटा, वो था होमो स्पेसिस के अंदर, जो इससे अगला आया था होमो इरेक्टस। सेकंड जो स्पीसीज डेवलप हुई थी बेटा, वो ही थी हमारी होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस की अगर बात करते हैं ना, ये सॉरी होमो हैबिलिस के बारे में ही दिया गया है यहाँ पर। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बता रखी है सारी चीजें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का टाइम पीरियड था। मैंने आपको होमो हैबिलिस की चीजें बताई है यहाँ पर, ये सारी की सारी इसके अंदर हमने इंक्लूड करनी है होमो हैबिलिस के अंदर। होमो हैबिलिस की कैरेक्टरिस्टिक थी। नेंडरथैलेक्स की अगर बात करें ना, जो यहाँ पर दिया है नेंडरथैलेस, ऐसा पेरीमेट था बेटा, ऐसा पेरीमेट था जो 2 पैरों पर चलना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। ट्रूली बाइपेडल नहीं था ये कुछ दूरी 2 पैरों पर चल सकता था, कुछ दूरी नहीं चल सकता था। वैसे एक्चुअली ये टेट्रापेडल ही था। अगर इरेक्टस की बात करें ना, होमो हेबिलस सबसे पहला था, होमो जीनस के अंदर आने वाला सबसे पहला होमो हेबिलस ही था। जो होमो होमिनिड था ना, फर्स्ट होमिनिड इंक्लूड, ये जो हमारे जीनस के अंदर सबसे पहली स्पीसीज थी जो इसमें रिलेट करती है। द जीनस इज एस्टिमेटेड टू बिलोंग 2.2 टू 2.4 मिलियंस ईयर। तो 2.3 से लेकर 2.4 मिलियन ईयर ओल्ड इवोल्यूशन था ये हमारा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका एंसेस्टर था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कौन बना, होमो हेबिलस। होमो हेबिलस देखो सबसे पहले कौन सा था, ड्रायोपिथेकस, उससे कौन बना, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो से कौन बना, फर्स्ट होमो जिसमें हेबिलस है। हेबिलस के बाद कौन आया, होमो इरेक्टस। इरेक्टस के बाद कौन आएगा बेटा, नेंडरथैलस। नेंडरथैलस, नेंडरथैलस के बाद आई थी होमो सैपियंस, जिसके अंदर क्रो-मैग्नन हम पढ़ेंगे, क्रो-मैग्नन। तो ये होमो हेबिलस था फर्स्ट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट जो था उसके बाद आया था बेटा 1.6 से लेकर लगभग 30,000 बीसी तक जो चलता रहा, वो कौन सा था बेटा, इससे आगे आने वाला होमो इरेक्टस। होमिनिड था ये, होमो इरेक्टस। एक ही भैया, होमो हेबिलस के बाद कौन आया, होमो इरेक्टस आया था। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाइपेडलिज्म तो था ही ट्रूली, साथ में अगर बात करें इसकी हाइट की, लगभग 5 फीट एवरेज हाइट इसकी होती थी बेटा। लार्जर एंड मोर वेरिड टूल्स, इसने क्या बनाना शुरू कर दिया था बेटा, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट देखो, क्रेनियम का साइज बढ़ेगा ना, जैसे जैसे दिमाग का साइज बढ़ता गया तो हमारी जो मेमोरी है, एनालाइज करने की पावर है, वो ज्यादा बढ़ती चली गई। अब हमने इरेक्टस में पढ़ा था, होमो इरेक्टस की जो क्रेनियम कैपेसिटी थी वो 850 के आसपास थी, 800 के आसपास लगा सकते हैं। इसकी जो क्रेनियम कैपेसिटी हम पढ़ते हैं ना, जो सीसी थी, वो इसकी बेटा 900 के आसपास पहुंच गई थी। 900 950 तक इसकी क्रेनियम कैपेसिटी डेवलप हो गई थी। तो इसने टूल बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये इसको टूल मैन भी बोलते हैं, फर्स्ट टूल मैन। इसने क्या है,
टूल बनाना शुरू कर दिया था। फर्स्ट होमिनिड टू माइग्रेट एंड लीव अफ्रीका टू यूरोप एंड एशिया। पहला वो होमिनिड था बेटा जो अफ्रीका को लीव किया। ड्रायोपिथेकस के स्केलेटन सिर्फ अफ्रीका में थे, ड्रायोपिथेकस अफ्रीका में डेवलप हुए थे, इसलिए कहते हैं ना हमारे जो एंसेस्टर है वो अफ्रीका से आए हैं, अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका में रहते थे। अफ्रीका को लीव करने वाले देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी वही था, सॉरी ड्रायोपिथेकस भी, रामापिथेकस भी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी, इरेक्टस भी वहीं पर मिलता था। सॉरी हेबिलस। इरेक्टस जो था ना, होमो इरेक्टस सबसे पहला होमिनिड था जिसने अफ्रीका को लीव किया था। इसको बोलते बेटा जावा मैन। इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से आने वाले। जावा मैन, क्योंकि जावा के अंदर इसका स्केलेटन मिला है, जावा मैन भी इसको हम बोलते हैं। फर्स्ट टू यूज फायर, सबसे पहला वो जिसने फायर को यूज किया था। आग की खोज किसने की थी बेटा? इरेक्टस ने ही की थी। इसका नाम इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा। जो इससे पहले वाले थे ना जो कुछ इस तरह से झुककर चलते थे, लेकिन ये था जो करेक्टली बिल्कुल एक्यूरेट इरेक्ट होकर चलना स्टार्ट कर दिया था इसने। टेल तो इससे पहले हेबिलस से ही खत्म हो चुकी थी। नेंदरथैलस के अंदर ही, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर ही खत्म हो चुकी थी टेल। तो ये ट्रूली इरेक्ट होकर चलना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट टूल मैन इसको बोलते हैं। जावा में इसका स्केलेटन मिला, जावा मैन भी बोलते हैं। इसकी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है? 900 से 950। यूरोप को लीव करने वाला फर्स्ट होमिनिड था ये। आग की खोज भी इसी ने की थी, टूल मैन। अब ये भी अगर इसकी खाने की बात करें तो ये भी कौन सा था? वेजिटेरियन था। ये भी वेजिटेरियन था, मांस मिट्टी नहीं खाता था, अरबी था, पौधे के ऊपर डिपेंड था डायरेक्टली। इसके बाद इससे जो अगला स्पीसीज आई थी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से आगे जो डेवलप हुआ ना उसको बोलते हैं बेटा नेंदरथैलस। नेंदरथैलस, एक मिनट बेटा, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर। जो ये जावा मैन था ना वेजिटेरियन नहीं था, मैं वही चीज सोच रहा था। इरेक्टस जो था ना वो वेजिटेरियन नहीं था। जो होमो इरेक्टस था ना ये नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दिया था इसने, मांसाहारी हो गया था, मांस मिट्टी को उसने खाना स्टार्ट कर दिया था। और इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसको फैमिली मैन भी बोलती है। फर्स्ट फैमिली मैन भी इसी को बोलते हैं। फैमिली मैन क्यों बेटा? फैमिली मैन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी जो है ना क्रेनियम कैपेसिटी तो बढ़ गई थी, तो इसने जो है ना कल्चरल होना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सभ्यता के तौर पर। क्योंकि इसके एक ऐसा स्केलेटन मिला है जिसकी जो बोन्स थी ना उनका डैमेज हो जाना, यानी कि उसका पूरा स्केलेटन टूट चुका था। इतनी बुरी तरह एक्सीडेंटल हुआ, वो किसी दूसरे एनिमल ने उसके ऊपर अटैक किया या कहीं से वो गिरा, यानी कि मतलब ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा पोस्चर था उसका देखने को मिला कि वो अपने आप चलकर कहीं जा नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी वो कई सालों तक जिंदा रहा। इसका मतलब उसकी किसी ने केयर की होगी तभी तो जिंदा रहा होगा ना। तभी बोलते हैं कि ये फर्स्ट फैमिली मैन था, इसने फैमिली बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसमें कोई केयर करने वाले थे, इसमें जो इनके जो जनरेशन थी वो एक दूसरे की हेल्प करती थी। और इसके अंदर एक और चीज देखने को मिलती है, ये कैनिबलिज्म भी देखने को मिलता है इनमें। कैनिबलिज्म का मतलब क्या बेटा? आदमखोर, यानी कि एक स्पीसीज ऐसी जो दूसरी अपनी ही सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को खाती हो, यानी कि ये अपने ही स्पीसीज को दूसरों को मारकर भी खा सकते थे, खाते थे। क्योंकि इनकी किसी के बोन के ऊपर ना इन्हीं की स्पीसीज के टिप्स के जो दांतों के निशान है ना वो मिले हैं, और काफी बैडली इसको काटा गया। अब कोई अपने आप को तो काटेगा क्यों? किसी दूसरे ने इसको काटा हुआ, मारा हुआ या उसको खाया गया होगा। नेक्स्ट जो स्टेज थी बेटा वो होती है हमारी नेंदरथैलस, जो इस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप हुआ था हमारा नेंदरथैलस। नेंदरथैलस के अंदर जो है ना, या फिर इसको हम वाइज मैन भी बोलते हैं बेटा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में वाइज मैन, इसको एक तो नेंदरथैलस है और दूसरा है हमारा क्रोमैग्नन। तो दो स्पीसीज में बांट दिया हमने पढ़ा था। ड्रायोपिथेकस से आया रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, उसके बाद नेंदरथैलस और क्रोमैग्नन। नेंदरथैलस और क्रोमैग्नन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का टाइम पीरियड, अब इनका टाइम पीरियड ये था बेटा, ये आज से 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए हैं और ये 40,000 साल पहले इवोल्व हुए थे। ये आज से 40,000 साल पहले इवोल्व हुए थे। यानी 10,000 का टाइम पीरियड वो था
जहां पर नेंदरथैलस और क्रो-मैग्नन एक साथ में थे दोनों। नेंदरथैलस के बारे में अगर बात करें, नेंदरथैलस जो है ना ये मस्कुलर था, आइस मैन भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर अपनी अर्थ पर आइस एज था जब ये सरवाइव किया इसने। आइस एज में सरवाइव करने वाला कौन सा था? नेंदरथैलस था। काफी मस्कुलर था, इसकी बॉडी के ऊपर चर्बी बहुत ज्यादा थी। हाइट भी इनकी एवरेज 6 फीट के आसपास थी। एवरेज 6 फीट है, यानी कि 7 7.5 फीट भी पाई जाती थी स्पीसीज। काफी मस्कुलर था, वेट भी बहुत ज्यादा होता था, लगभग 150 से 200 केजी के आसपास इनका वेट था। काफी मस्कुलर होता था बेटा, यानी कि शेर से भी लड़ जाते थे, क्योंकि शेर का अंदर भी लगभग इतना 150 200 250 तक इनके अंदर वेट पाया जाता है। और उस टाइम पर ये शिकार करते थे ना, तो शेर का भी शिकार कर लेते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। काफी मस्कुलर था ये, आइस एज के अंदर सर्वाइव किया इसने। और इसकी क्रेनियम कैपेसिटी की अगर बात करें, सीसी की अगर बात करें, तो इसकी थी बेटा 1400 से लेकर 1650 सीसी जो है ना क्रेनियम कैपेसिटी इसकी देखने को मिलती है। कहते हैं नेंदरथैलस जो था ना, इसकी जो क्रेनियम कैपेसिटी थी 1650, इससे ज्यादा आज भी नहीं है। आज की जो एवरेज है ना क्रो-मैग्नन की अगर मैं बात करूं, इसकी 1600 सीसी है क्रेनियम कैपेसिटी। तो सबसे ज्यादा किसकी रही है? नेंदरथैलस की ही रही है। मस्कुलर भी था, आइस मैन भी था, आइस में सर्वाइव किया था इसने, और साथ में क्रेनियम कैपेसिटी भी ज्यादा थी, काफी वेट भी होता था इसका। फिर भी एक्सटिंक्ट हो गई ये। अब जो है आज के टाइम पर क्रो-मैग्नन, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है 1600 सीसी है। ये इतना ज्यादा मस्कुलाइन नहीं है। इसके अंदर इसकी जो एवरेज हाइट है वो 5 फीट के आसपास है। एवरेज हाइट की अगर बात करें, वैसे 6 6.5 तक भी जाता है, और 4 4.5 से भी स्टार्ट होता है। तो एवरेज लगभग 5 फीट के आसपास इसकी हाइट होती है। क्रो-मैग्नन को ही क्या है, केवमैन भी बोलते हैं, केवमैन, क्योंकि इसने गुफा बनाई थी बेटा। गुफा के अंदर जो पेंटिंग्स है ना, वो सारे की सारी जो आज से पुराने टाइम पर पाई जाती है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता वाली, या फिर और भी ज्यादा अजंता की गुफाएं हैं। ये जो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स मिलती है ना, बहुत ज्यादा पुरानी, हजारों साल, 5000 साल, 10,000 साल पुरानी जो पेंटिंग्स मिलती है, 20,000 साल पुरानी है, वो सारी किसने बनाई थी? क्रो-मैग्नन ने ही बनाई थी। तो ये है मॉडर्न ह्यूमन, जो आज से लगभग 10,000 साल पहले तक एक्चुअली एग्जिस्ट करता था। उसके बाद जो है ना, अब बिल्कुल जो मॉडर्न ह्यूमन बोलते हैं उसको, वो आज वाला है, जो डेवलप लगभग 10,000 साल पहले ही हुआ है। तो ये था बेटा हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट। इसमें अगर क्रो-मैग्नन के बारे में हम देखते हैं, तो ये होमोसेपियंस सेपियंस के अंदर आता है। देखो, होमोसेपियंस था नेंदरथैलस, नेंदरथैलस के बाद कौन आया? होमोसेपियंस सेपियंस, जिसको हम बोलते हैं क्रो-मैग्नन, या फिर मॉडर्न मैन। ये मॉडर्न मैन है, वाइज ह्यूमन, जिसको हम बोलते हैं। कुछ इस तरह के इसके स्केलेटन है। 30,000 साल पहले ये स्केलेटन मिले हमने, जो नेंदरथैलस को रिप्लेस करके आए हैं। तो नेंदरथैलस को रिप्लेस करके कुछ इस तरह के स्केलेटन पाए जाते हैं। तो ये नेंदरथैलस था, ये नेंदरथैलस था, और इससे डेवलप होकर ये कुछ इस तरह का जो है मॉडर्न ह्यूमन बना है, एडवांस वाइज मैन जिसको हम बोलते हैं। तो ये था बेटा हमारा टोटल ह्यूमन इवोल्यूशन। साथ में हमने इसमें पढ़ा कि कैसे अर्थ पर लाइफ ओरिजिन हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ है, कितनी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है, कौन सा किस तरह का खाना खाता था, कब अर्थ पर ये एग्जिस्ट करते थे। तो लगभग टोटल ह्यूमन इवोल्यूशन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और भी डीपली कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।